हेलो। डॉक्टर वीज़ की बुक आत्मा एक शरीर अनेक में आज हम एक लड़की की बात करेंगे जिसका नाम है सामंथा, जो डॉक्टर वीज़ के पास अपने इलाज के लिए आई थी। वो लड़की बस 19 साल की ही थी और अभी अभी उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन अपने डिप्रेशन और तीव्र बेचैनी, आशंका, नेगेटिव थॉट्स, कम अंक आने के कारण होने वाले अवसाद से वो पीड़ित थी। इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे डॉक्टर के पास भेजा था। उसने डॉक्टर से कहा कि मैं सो नहीं पाती हूँ, और ये कहते कहते बस वो रोने लगी। उसने कहा कि मुझे चिंता है कि मैं अपनी परीक्षा में फेल हो जाऊंगी। मुझे गणित और केमिस्ट्री से डर लगता है। डॉक्टर ने कहा, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? उसने कहा, हाँ, यही तो मेरा फ्यूचर है। उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, वे मुझसे प्यार करते हैं, वे वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ, वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जैसे ही अंकों और रासायनिक सूत्रों की ओर देखती हूँ वैसे ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मुझे डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी ना उतर पाऊं, और मुझे डर लग रहा है कि उनके प्रेम, सहयोग और विश्वास पर कहीं मैं खरी ना उतर पाऊं। ऐसा बोलते बोलते उसके बस पैर कांपने लगे। वो कहती है कि जब मैं एग्जाम में बैठती हूँ और मैथ्स या फिर केमिस्ट्री देखती हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं और मैं इतना घबरा जाती हूँ कि मन करता है बस भाग जाऊं। और उसने कहा कि उसने ऐसा किया भी है। वो एक बार दौड़ती हुई क्लास से बाहर निकल गई और जाकर बस अपने बिस्तर पर सुबकने लगी। उसे दोबारा एग्जाम देने का मौका मिला, लेकिन जो उसने किया वह उससे निराश थी। तभी उसने बताया कि वो बहुत सारे ऐसे सपने देखती है फ्यूचर के जो सच हो जाते हैं। कई लोगों को पूर्वाभासी स्वप्न दिखाई देते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं की झलकियां दिखाई देती हैं। मैं स्वयं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं कई बार, लेकिन सामंथा को जो सपने दिखते थे उनमें से अधिकांश बहुत विस्तृत, बहुत स्पष्ट होते थे। वह किसी एक घटना की कोई झलक नहीं देख रही, बल्कि आने वाले जीवन का सीधा प्रसारण देख रही थी। मानो वो खुद को मेडिकल स्कूल में देखती है, एक शानदार कॉलेज में देखती है, ग्रेजुएशन डे पर देखती है, लेकिन फिर भी वह डरी हुई है। इतना डर, इतना डिप्रेशन क्यों? उसका कारण हमें जानना था। इसीलिए हमने तय किया कि उसे सम्मोहित किया जाए। अगले सत्र में सम्मोहन की अवस्था में डॉक्टर ने उसे भविष्य में जाने का निर्देश दिया और बिना किसी चूक के मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएशन डे की छवियां उसकी स्मृति में उभर आई, और बहुत अधिक विस्तार से उसने मेडिकल स्कूल की यूनिफॉर्म का हरा रंग भी देखा, और वहां कमरों में पसरी एंटीसेप्टिक की गंध भी वो सूंघ सकती थी। डॉक्टर के पूछने पर कि वर्तमान जन्म में उसके लिए और कौन से विकल्प हो सकते हैं, उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि यही मेरा भविष्य है। गणित व रसायन के तमाम हव्वे के बावजूद उसका इरादा बदलने वाला नहीं था। इस सत्र से हालांकि उसकी हताशा पूरी तरह दूर नहीं हुई थी, किंतु उसने उसे स्कूल में बने रहने और उपचार को जारी रखने के लिए प्रेरित करने में मदद की। उसने मन में यही उम्मीद थोड़ी और बढ़ गई कि उसने स्वप्न में जो भी भविष्य में देखा था वह सच जरूर होगा। हालांकि असफलता के भय का भूत अब भी उसके सर पर सवार था, किंतु वह अब पहले से अधिक धैर्य का परिचय दे रही थी और आगे बढ़कर सफलता हासिल करने के लिए पहले के मुकाबले कहीं अधिक कॉन्फिडेंट थी। अब वह लगातार स्वयं से कहने लगी थी कि मैं करके रहूंगी। जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ा वैसे वैसे मेरा भी। अगले सत्र में जब वह सम्मोहन में थी तो मैंने उसे पूर्व जन्म में जाने को कहा, और उसने अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखा जो कि एक आर्किटेक्ट था। वो राजाओं के लिए महल और भवनों की डिजाइनें बनाता था। उसकी महारत ज्यामिति पर आधारित डिजाइनों में है, लेकिन ये इमारतें अपने आप में विशिष्ट हैं। ये इसके
जीवन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल काम है। इन संभावित इमारतों की डिज़ाइनें बेहद पेचीदा हैं और इसीलिए उसे डर है कि वह इन्हें ठीक से नहीं कर पाएगा। इन डिज़ाइनों से संबंधित गणनाएं बेहद कठिन हैं। उनके सवाल, सही जवाब उसे सूझ ही नहीं रहे। ओह, मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। सम्मोहन में ही सामंथा ने ऐसा कहा। या कहूँ कि अपने लिए, वो एक अच्छा संगीतकार भी है और रात को मन शांत करने के लिए बांसुरी बजाता है, किंतु आज रात संगीत भी उसे सुकून नहीं दे रहा। वो अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, किंतु जवाब आने का नाम ही नहीं ले रहे। बेचारा आर्किटेक्ट, यदि ये सब जवाब नहीं ढूंढ पाया तो? कहते कहते वह बीच में रुक गई और उसके चेहरे पर कुछ उलझन के भाव थे। आंखें बंद थीं और अचानक से वो ग्रीस में नहीं बल्कि रोम में पहुंच गई। वो अपने कुछ एक और नए पूर्व जन्म में पहुंच गई, जहां उसने अपने आप को फिर से एक पुरुष के रूप में देखा जो कि एक सिविल इंजीनियर है। उसने कहा कि मेरे जैसा न दिखने के बावजूद मैं ही हूँ। वह इमारतें, पुल, सड़कें और पानी की नहरें डिज़ाइन करता है। वह इन कामों में इस्तेमाल किए जाने वाले माल की सही मात्रा और उनकी कार्यक्षमता को बहुत अच्छा जानकार है और उसके द्वारा बनाई गई संरचनाएं बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। वो उस्ताद गणितज्ञ है। वह अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वह सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसके लिए इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि लगता है रो पड़ूंगी। इस तरह अपनी रिग्रेशन में जाकर सामंथा ने देखा कि जिन गणितीय गणनाओं और समस्याओं को सुलझाने में वह इतना डरती है, वो तो उनमें पहले ही महारत हासिल कर चुकी थी। अपनी पूर्व जन्मों में ही उसने इन मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। मैंने तुरंत ही गौर किया कि रिग्रेशन के अनुभव के बाद स्वयं के प्रति उसके नजरिए में भारी बदलाव आया। अब उसकी बातों और व्यवहार में कहीं भी अधिक आत्मविश्वास नजर आने लगा था। उसकी सेल्फ इमेज पूरी तरह बदल गई थी। अगले दौर की परीक्षाओं में उसने अपने ट्यूटर की मदद से गणित और विज्ञान के विषयों में अंकों में खासा सुधार किया। उसने मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। डॉक्टर बनने की तैयारी में जुटी सामंथा ने अपने अतीत में जाकर, भविष्य में जाकर स्वयं के प्रति समानुभूति प्रकट की, जिससे कि उसके भविष्य की राह खुली। इसी तरह से एक और केस डॉक्टर वीज के पास आया। उस आदमी का नाम मैक्स था। मैक्स जो कि एक अनुभवी डॉक्टर था और उसे डॉक्टर वीज के पास आना पड़ा क्योंकि जिस अस्पताल में वह काम करता था वहाँ पे अधिकतर मरीज और सहयोगी अधिकांश उसे नापसंद करते थे और डॉक्टर और अस्पताल से सख्त हिदायत दी गई थी कि वह अपना इलाज कराए। जब वह मेरे पास आया तब भी वह बहुत सख्त नज़र आ रहा था। उसका रवैया कुछ अलग था। वो बस बहुत विचलित था। देर रात तक काम करता था बिना थके। जब मैंने उससे पूछा कि सबका काम अपने हाथ में लेने की जिद, क्या ये सही है? क्या आप थकते नहीं हैं? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, कभी कभी। और फिर वो बैठ गया। मुझे लगा कि शायद वह बैठकर अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन वह फिर से व्यग्र हो उठा। कहता है, बिल्कुल थकता हूँ, कौन होगा जो नहीं थकेगा। और आगे उसने कहा कि मुझे बस गंदगी पसंद नहीं है। पीछे पीछे बुराइयाँ, गलत दवाइयाँ, गलत प्रशिक्षण, गलत आहार, इससे मेरे मरीज परेशान हो जाते हैं और कभी कभी तो वो मर जाते हैं। सच है, कुछ मरीज मर जाते हैं। मैंने कहा, लोग मरते ही हैं, कैंसर से, वायरस से, सड़क दुर्घटना से, लेकिन इसको रोक पाना हमारे हाथ में नहीं। उसने कहा, लेकिन मेरे मरीजों के साथ ऐसा नहीं होता। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, सच कह रहे हैं आप, और जब कभी भी ऐसा होता है तो मेरा मन करता है मैं खुद को मार डालूं। मैं अपने मरीजों से बहुत प्यार करता हूं। मैं उन्हें मरते नहीं देख सकता। वो भीतर से मुझे छलनी कर देता है। और जिस तरह की डॉक्टर की हालत थी, लगता था कि वो बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान थे और ये उनके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता था। उन्हें अपने मरीजों के दुख दर्द दूर करते करते वो खुद को ही भूल जाते थे। उनकी हालत में सुधार नहीं होता तो उनको
इतनी व्यग्रता और हताशा होती कि वो उन सब का जिम्मेदार खुद को मानने लगते, और जब कोई मृत्यु हो जाती तो वह अपने आप को इसके लिए अक्षम्य अपराध मानते थे। मैक्स की बीमारी के लक्षण देखकर हमने उन्हें सम्मोहित करने का निर्णय लिया और फिर मैंने उन्हें भविष्य में जाने के लिए कहा। डॉक्टर वीज ने जब मैक्स को भविष्य में जाने के लिए कहा तो उसने अपने आप को एक ऐसे हीलर्स के समूह के शिक्षक के रूप में देखा, और वो बस एक दिव्य प्रतीत होता हुआ मंच था जहां वो सबको, अपने विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे सभी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, किंतु मैं शरीर से परे भावनाओं तक जाने की काबिलियत रखता हूँ। मैं इन्हें सिखाता हूँ कि किस तरह चेतना को शरीर से अलग करके आध्यात्मिक हीलिंग की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। चेतना का शरीर से अलग होना एक क्रमिक प्रक्रिया है। डॉक्टर ने कभी आध्यात्मिक उपचार और मानसिक शरीर जैसे शब्द यूज नहीं किए थे, लेकिन फिर भी अपने भविष्य में उन्होंने अपने आप को एक आध्यात्मिक हीलर के रूप में पाया और बहुत सारे ऐसे विषयों पर शोध करते हुए अपने आप को पाया। जब वे सम्मोहन से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या है। मैंने कहा कौन जाने, हो सकता है इस जन्म के डॉक्टर अगले जन्म में हीलर या शिक्षक बने, तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं। उसने जो कुछ देखा कहा वह उन आध्यात्मिक धारणाओं से बहुत साम्य रखता है जिनके बारे में मैं वर्षों से सुनता आ रहा था। उसने कहा कि मेरा भविष्य तो शानदार था, भला अतीत कितना बुरा हो सकता है, और इसके बाद वो अपना अतीत भी जानना चाहता था। और जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यूज करी तो देखा कि उसने अपने आप को एक स्त्री के रूप में पाया, एक जवान सुंदर विवाहित स्त्री। यूरोप में 12वीं-13वीं शताब्दी में एक छोटे से समुदाय में रहती थी। उसे बहुत सारे रोग थे और संभवतः वो हीलर थी और ज़्यादातर अपने ही पालतू जानवरों और पेड़ पौधों के बीच खुश रहती थी। उसने देखा कि गर्भावस्था के दौरान किसी किस्म की बुखार की वजह से उसका बच्चा गिर गया और दोबारा मां नहीं बन सकती। इस वजह से उसके पति उससे बेहद नाराज थे। वह हीलर थी। आसपास के लोग उसे बुलाते थे इलाज के लिए। उसके स्पर्श से ही और उसकी बनाई हुई जड़ी बूटियों से इलाज हो जाता था, और कभी कभी तो ये बस चमत्कार था। कुछ लोग उसे हुनर कहते थे तो कुछ लोग उससे डरते थे, उसे जादूगरनी या अलौकिक शक्तियों वाली कहते थे। उन्हें लगता था कि वह अजीब है, पागल है। डॉक्टर ने अपने आप को उस स्त्री हीलर के रूप में देखा और उसने देखा कि उसी जन्म में एक पड़ोस में एक स्त्री जो कि अपनी गर्भावस्था में थी, जिसका बच्चा मर चुका था, उसका पति उसे उसके इलाज के लिए बुलाने आया और वह उसका इलाज करने में सफल नहीं हो पाई क्योंकि संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उसमें देर हो चुकी थी। उसने कहा कि मेरी ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के बावजूद वह नहीं बच पाई। कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन उसके पति ने, जो कि अपनी पत्नी और बच्चे की मौत में पागल हो गया था, आपे से बाहर आकर बस उस पर गुस्सा करने लगा कि तूने मुझे मारा, तूने उसे मारा, तू शैतान है, तू जादूगरनी है। और उसने एक छुरा उठाया और उसके सीने में घोंप दिया और वो छुरा उसके हृदय के आर पार हो गया और उसी समय उसने अपना शरीर छोड़ दिया। शायद यही रीज़न था जिस वजह से डॉक्टर अपने सीने में एक दर्द महसूस करते थे, और इस घटना को देखने के बाद डॉक्टर का वो दर्द बिल्कुल सही हो चुका था, बिल्कुल सामान्य हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि जब मैं उसे वर्तमान में लेकर आया तो मैक्स कुछ देर जो भी देख चुका था वो बस मन में उपहास का भाव नहीं था, वह बस उखड़ा हुआ था। वो जानता था कि जो भी उसने देखा वह स्वयं के साथ घटित हुआ था। वह हीलर वही था जो शारीरिक दर्द और व्यग्रता और समानुभूति वो महसूस करता था, और अब वही इस पुराने अनुभव का, विशेषकर मरती हुई माँ और हीलर लड़की के प्रति महसूस की गई समानुभूति का प्रयोग करके मैक्स को वर्तमान जन्म में सही राह दिखाएगा।
अगले कुछ हफ्तों में उसके परिवार, साथी, मरीज, खुद मैंने उसमें आ रहे बदलावों को महसूस किया। उसके सीने का दर्द जा चुका था, क्योंकि उसका मूल कारण वह जान गया था। वह समझ चुका था कि भले ही पिछले जन्म में किसी मरीज की जान न बचा पाने के कारण उसे मार दिया गया, जिस प्रकार की इस जन्म में किसी भी मरीज की मृत्यु होने पर वह खुद को मार डालना चाहता है, किंतु न तो तब किसी की मृत्यु पर उसका वश था और न ही आज। इसमें उसका कोई दोष नहीं था और उसे यह एहसास हो चुका था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।